नमस्कार दोस्तों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। दोस्तों, महिला दिवस बस शुरू हो चुका है। हम लोग महिला सप्ताह मना रहे हैं। इस बार की जो यूनाइटेड नेशंस ने थीम रखी है कि महिला नेतृत्व और कोविड-19 की जो दुनिया, अब ये नई दुनिया बनी है कोविड-19 के बाद, तो उसमें बराबरी का जो हक है, उसमें जो चुनौतियां हैं भविष्य की, वो इस बार की थीम रखी है। तो महिला नेतृत्व को हमने आज अपने स्टूडियो में बुलाया है। 4 महिला लीडर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे ठीक बाएं हाथ में हैं जया कर्नाटक। जया कर्नाटक कनिष्ठ प्रमुख रही हैं कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी कुसुमखेड़ा क्षेत्र से। वो बीटीसी मेंबर भी रही हैं और ग्राम प्रधान भी रही हैं, और साथ ही कनिष्ठ प्रमुख भी वो रही हैं। एक बहुत ही सशक्त महिला हैं, तो उनके बहुत सारे अनुभव आज हम आप सबके साथ साझा करेंगे। जया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरे ठीक सामने बैठी हैं शोभा बिष्ट, जो कि हीरानगर वार्ड से पार्षद रही हैं, 2 बार पार्षद रही हैं और महानगर अध्यक्ष भी रही हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में 82 में जब महिला नेतृत्व की बात बहुत कम सुनी जाती थी, उस वक्त वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में रही हैं। और इसके अलावा तमाम पार्टियों में जो है प्रदेश महामंत्री तक के पदों में रही हैं। जीजीआईसी स्कूल की अध्यक्ष रही हैं। शोभा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। और मेरे ठीक सामने बैठी हैं भागीरथी बिष्ट, जो कि 18 साल ग्राम प्रधान रही हैं मानपुर पश्चिम की। बहुत ही सशक्त महिला हैं। मानपुर दुग्ध समिति की अध्यक्ष भी रही हैं, मंडी समिति की डायरेक्टर रही हैं, निदेशक रही हैं। भागीरथी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, और सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे ठीक दाहिने हाथ में बैठी हैं माया तिवारी। माया तिवारी कुसुमखेड़ा हरिनगर से ग्राम प्रधान रही हैं और बीडीसी मेंबर भी रही हैं। एक बार ग्राम प्रधान रही हैं और प्रधान संगठन की उपाध्यक्ष भी वो रही हैं। तो उनके भी हम अनुभव जानेंगे। माया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू मैडम। सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सब यहाँ पर मौजूद हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक सामुदायिक रेडियो का जो हमारा जो एक उद्देश्य है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा हो रहा है। बहुत अच्छा माहौल आप लोगों के आने से यहाँ पर है, क्योंकि आमतौर पर महिलाएं राजनीति पर बात नहीं करती हैं, तमाम सामाजिक मुद्दों पर नहीं करती हैं, लेकिन आप लोग इतना जिस तरह की चर्चाएं आपकी मैं सुन रही थी, तो लग रहा है कि हम एक सशक्त महिलाओं के बीच में बैठे हैं और एक ऐसा ही समाज हम चाहते हैं। तो सबसे पहले भागीरथी बिष्ट जी के पास मानना चाहती हूँ। 18 साल ग्राम प्रधान रही हैं भागीरथी जी। महिलाओं में नेतृत्व इस बार की थीम है। पूरे राष्ट्र में जो है महिला दिवस इसी बेस पर मनाया जाएगा इस बार। तो महिला नेतृत्व में आप हैं और लगभग 18-20 सालों से हैं। कितनी चुनौतियों के बाद महिला इस पद पर पहुंच पा रही है आज के दिन में? मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपने हमें ये जानकारी दी कि इस बार की थीम महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं का नेतृत्व, महिलाओं का पॉलिटिक्स में नेतृत्व या अन्य विभागों में जो नेतृत्व है, सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज आप चाहे आप एमएलए देखिए या आप एमपी देखिए, जितने भी हैं, क्या महिलाओं की भागीदारी क्यों नहीं है उसमें? क्या सिर्फ पंचायतों पर ही 33% या 50% आरक्षण देके गवर्नमेंट की बातें पूरी हो जाती हैं? क्यों राजनीतिक पार्टियां ये डरती हैं कि महिलाओं को, कई बार महिलाओं की तरफ से आवाज उठाई गई है कि 33% आरक्षण, पंचायतों में अगर 50% है तो 33% आरक्षण कम से कम हर पार्टी, हर पॉलिटिक्स वाली जो भी पार्टियां हैं, या हमारे विधानसभा में हैं या संसद में हैं या महिलाएं राज्यसभा में हैं, जानी चाहिए। लेकिन ऐसा कोई माना कभी रखा नहीं गया है। तो मैं तो ये सीधे सीधे कहना चाहूंगी, तो कहीं ना कहीं पुरुषों को ये डर है महिला नेतृत्व को देखते हुए कि कहीं महिलाओं को अगर 33% आरक्षण दे दिया गया तो शायद स्थितियां और अच्छी हो पाएंगी। करप्शन है। आप जितनी भी महिला, आप कहीं भी देखिए, या पंचायतों में देखिए या आप कहीं भी देखिए, तो महिला जनप्रतिनिधि जहां पर भी हैं, वहां पर मेरा मानना है कि वहां पर बहुत अच्छे ढंग से काम होता है। क्योंकि महिला देखिए, उसको सब कुछ आता है। वो जहां पर घर चलाती है वहीं उसको बाहर भी चलाना आता है। उसे पता है कि कैसे लेके चलना पड़ता है, परेशानियां क्या होती हैं। क्योंकि अगर एक जनप्रतिनिधि, सपोज करिए आज आपने हमें बुलाया है, हम अलग अलग क्षेत्रों से प्रधान रहे हैं, बीडीसी रहे हैं, कनिष्ठ प्रमुख रहे हैं, या अन्य एनजीओ भी हम चलाते हैं। मैं भी एक एनजीओ चलाती हूँ। तो हमें ये देखने को मिलता है कि हम लोग समाज में अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो महिला कैंडिडेट के पास पुरुष तो आ ही रहा है, महिला भी आ रही है, एक लड़की भी आ रही है,
और वहीं जहाँ पर अगर पुरुष कैंडिडेट होता है तो वहाँ पर ये होता है कि कहीं ना कहीं कुछ, आज एजुकेशन की ऐसा तो है नहीं कि फुल फ्लैश एजुकेशन है हमारे इंडिया में, हमारे भारत में, तो कई क्षेत्र ऐसे छूटे हुए हैं जहाँ पर महिलाओं की एजुकेशन अभी नहीं के बराबर है। तो आज भी महिला झिझकती हैं, हाँ, आज भी वो महिला कैंडिडेट अगर होती है तो वो महिलाएं, जो सारी महिलाएं होती हैं, वहां पर जाके अपने मन की बात रख सकती हैं, अपने काम के लिए जा सकती हैं। अभी सपोज करिए किसी महिला का कोई काम पड़ गया बाजार में या किसी विभाग में पड़ गया, तो वो एकदम से क्या होगा, वो पुरुष जो प्रधान है उसके संग जाने में थोड़ी हिचकिचाती है जी। लेकिन अगर महिला कैंडिडेट होगी, दीदी मेरे साथ चल दो, दीदी मेरे साथ चल दो, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, अपने मन की बात कहती है। यहाँ तक कि अगर हमने कई ऐसे केसेस निपटाए हैं जो महिला आपस में, पति पत्नी के बीच कोई ऐसी बातें होती हैं जो वो सिर्फ वो हमें बताती है, प्रतिनिधि होने के नाते, उनसे इतना लगाव होने के नाते वो समाज में उसको, यहाँ तक कि अपने मायके में नहीं कह सकती है, अपने पड़ोस में, अपनी फैमिली में वो बातें भी हमें शेयर करती हैं। तो वो बातों से हम कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम को थोड़े सॉल्व करते हैं। तो मैं ये महिला ग्राम प्रधान होना या महिला अगर लीडरशिप में है तो न केवल वो महिला सशक्त हो रही है, बल्कि उसकी जो पूरा इलाका है उसकी तमाम महिलाओं को एक काउंसलर मिल जाती है, एक सखी सहेली भी मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं वो भी सशक्त हो रही है, वो एटलीस्ट उस काम के लिए बाहर तो आ रही हैं। अगर पुरुष होता तो पति वो काम करता, तो आज वो महिला बाहर निकल रही है। हाँ, वो महिला बाहर निकल रही है। तो आज मैं ये चाहती हूँ कि हमारी लोकसभा है, जो हमारी विधानसभाएं हैं और हमारी राज्यसभाएं हैं, इसमें जो है हमारी प्रतिनिधियों की, हमारी महिला कैंडिडेट की भागीदारी बढ़े। आज हम देखते हैं कि 70 की विधानसभा है उत्तराखंड में, तो 6 से 7 महिलाओं को टिकट मिल रहा है। क्या बात है भाई, 10% दे रहे हो आप, क्यों दे रहे हो 10%? क्या आप डरते हैं? आप पुरुष डरते हैं कहीं महिला के हाथ में कहीं कुछ ना आ जाए। और मैं उन महिलाओं को भी आज इस आपके दूरसंचार के माध्यम से ये कहना, उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आप जिस पद पर आए हैं तो आप उसकी जिम्मेदारी लें। अदरवाइज महिलाएं इतनी सशक्त होनी चाहिए, अगर उसको टाइम नहीं है या उसको पति को लगता है कि समाज में पुरुषों के साथ मेरी महिला नहीं जाएगी, तो वो बिल्कुल इलेक्शन लड़ने से मना कर दे, ताकि वो महिलाएं आ सकें जो समाज को अपना योगदान दे सके। जी, तो बहुत अच्छी बात आपने बताई भागीरथी जी। मैं जया जी के पास माना चाहती हूँ। जया कर्नाटक जी कनिष्ठ प्रमुख रही हैं और 5 साल ग्राम प्रधान रही है और 5 साल बीडीसी मेंबर रही हैं। इतना महत्वपूर्ण जिम्मे आपके पास रहे हैं, कैसे अनुभव रहे आपके नेतृत्व के? शुरुआत कैसे हुई? क्या शौक था बचपन से पॉलिटिक्स का, या फिर एक जो रबर स्टैम्प के तहत आपको भी उठाया गया और आपने अपना हक वहाँ पर लिया? क्या मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से रही। मेरे पिताजी 15 साल ब्लॉक प्रमुख रहे गदरपुर उधम सिंह नगर से, और ताऊ जी जो थे मेरे, वो एनडी तिवारी जी, जिस समय लाल टोपी हुआ करती थी, तो उन्हें उस सीट से, उन्हें दानपुर विधानसभा से एनडी तिवारी जी को हराया था। मैं उस परिवार से बिलोंग करती हूँ। और यहाँ पे जब मैं कुसुमगढ़ में इलेक्शन लड़ा था तो मेरी जिठानी, कई मतलब और लोग भी इलेक्शन लड़ रहे थे, कुछ वोटों से वो पीछे रह गई, क्योंकि एक ही परिवार का बोलबाला वहाँ पे चलता था कि मतलब जी मुझे लड़ना है या मेरे परिवार के सदस्य को लड़ना है, बाकी कोई अन्य व्यक्ति या कोई जाति व धर्म का आदमी वहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले तो उनका सपना चूर किया, मैं वहाँ पे इलेक्शन लड़ी और बहुत अच्छी फाइट के साथ मैं वहाँ पे जीती थी। तो ग्राम प्रधान आप? जी, ग्राम प्रधान। हाँ, नहीं, मुझसे पहले कई ग्राम प्रधान थे, लेकिन एक ही परिवार, एक ही रिश्तेदारी उनकी सिमट के आती थी। बार आपने उस कोकस को तोड़ा था, और उसके बाद मतलब अन्यथा किसी को बुरा भी ना लगे मेरी बातों का, तो उसके बाद लगातार वहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ पर उभर के आए, चाहे प्रधान रहे, चाहे बीटीसी मेंबर रहे, चाहे अभी पार्षद है, तो सबको। जी, तो आपके हस्बैंड ने आपको कहा उठने के लिए? नहीं, वो काम करते नहीं, मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरी भाभी कुछ वोटों से हार गई है, तो मैंने कहा बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैंने कहा मैं वहाँ पे आपको सीट जीत के दिखाऊंगी, और मैंने उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाया और मैंने इलेक्शन लड़ा और बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे जीती। और मैंने कभी भी अपने हस्बैंड का सहारा नहीं लिया इलेक्शन में, कभी नहीं लिया। और ये जो 5 साल मैंने अपनी राजनीति के प्रधान में करे, तो मैंने कभी भी कोई भी काम मुझे करना होता था अपने बुद्धि विवेक से करती थी, चाहे वो समाज का हो, घर की जिम्मेदारी निपटाने के बाद, छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, मैंने वो जिम्मेदारी निपटाने के बाद बाहर समाज का काम किया। और किसी भी एंगल से, चाहे वो किसी तरह का हो, कहीं लड़ाई हो, रात के 12 बजे मेरी जरूरत पड़ती थी, मैं वहां भी जाती थी। कई जगह हमने शराबें भी पकड़ी, दीदी भागीरथी दीदी लोग सब मेरे साथ थे। हमने नारायण नगर एक जगह, वहां पे मतलब महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार होता था, दारू वारू पी के आदमी अपनी बीवियों को मारते थे, ये वो, हमने उनके लेंटर में ऊपर जाके दारू के कट्टे नीचे गिराए थे और इस तरह से हमने काम किया। अच्छा, बहुत बढ़िया।
तो कितना चुनौतीपूर्ण था? आपने तमाम सारे अधिकारियों, जो पुरुष अधिकारी हैं, उनको फेस किया होगा ब्लॉक में, तमाम नहीं, मुझे कभी ऐसी चुनौतियों का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम सक्षम थे। किसी भी विभाग में जाते थे या ब्लॉक में जाते थे, सीधे से कहते थे भैया 3 दिन तुम्हारे और चौथा दिन हमारा, फिर काम नहीं हुआ तो चौथे दिन जो करना है वो करके आ जाते थे। अच्छा, मतलब 3 दिन का अल्टीमेट। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद काम होते थे। जी, आप इतने सक्षम थे तो आपको कहीं फेस नहीं करना पड़ा। जी। क्या लगता है आपको कि आज जब महिलाएं जो राजनीति में आ रही हैं और बहुत ज्यादा आ रही हैं, जी, कई बार अपना निजी स्वार्थ होगा, कई बार आपकी थोड़ा भावना होगी कि आपको देश के लिए कुछ करना है, तो उनमें आपको क्या लगता है, क्या कमी है कि इस तरह की बातें होती हैं कि अरे महिलाएं वो तो सब ये सब मतलब अजीब अजीब सी बातें होती हैं राजनीति में, महिला आती हैं, क्यों इतना कहने का मौका मिलता है? कमी कहाँ पर है महिलाओं की? कमी महिलाओं की ये है कि जो अपनी कमियां खुद वो मतलब दूसरे को उजागर करती हैं। अपनी कमियां को खुद हम ढूंढे और उसे हम खुद बाहर निकाल दें तो सामने वाले की हिम्मत नहीं बनती कि हमें वो ललकारे या हमें कहे कि महिलाएं पीछे हैं या ये काम नहीं कर सकती हैं। महिलाएं आज की डेट में सारा काम कर सकती हैं। आप चाहे वो राजनीति में ले लें, चाहे समाज में ले लें, चाहे किसी विभाग में ले लें, मेरे हिसाब से महिलाएं आज सबसे आगे हैं। और पुरुषों को जहां तक है महिलाओं से खतरा लगता है। चाहे वो हल्द्वानी का नाम ले लें हम, चाहे पूरे प्रदेश की बात करें, यहाँ तक कि हमारे त्रिवेंद्र रावत जी एक महिला से डरे हुए हैं, जबकि उनका सांसद वहां पे इस तरह की, न विधायक इस तरह की हरकतें करा हुआ है। तो यदि उन पर जिम्मेदारी होती है, महिलाओं का सम्मान यदि वो करते, तो मैं मानती हूँ आज वो विधायक हमारे अंदर होने चाहिए थे, जो महिलाओं के साथ। नेतृत्व में कितना सुरक्षित है महिलाएं? नेतृत्व में महिलाएं हैं, आगे बढ़ रही हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, लेकिन अच्छा है। कितनी सुरक्षा है? क्यों होती है जो महिलाएं इस्तेमाल हो जाती हैं, या इस तरह का जो होता है उसमें कमी आपको कहाँ लगती है? ऐसा होता है मैडम, अपना काम तो हर महिलाएं करती हैं। वो क्या करती हैं कि कहीं तक वो पुरुषों में थोड़ा बहुत डिपेंड रहती हैं कि यार मेरा काम इधर से नहीं हो रहा या इस महिला से नहीं होगा तो मैं इस पुरुष को पकड़ूं, और वो उनका क्या करते हैं, शोषण करते हैं। तो महिलाओं का, मेरा किसी भी तरह की पंचायत की महिलाओं से अनुरोध है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत कहीं नहीं होनी चाहिए। चाहे वो पुलिस प्रशासन से काम हो, चाहे समाज के किसी विधायक से हो या मंत्री से हो, कहीं भी हो, अपना बेहिचक जाए। अपने में इतनी हिम्मत होने वाली चाहिए कि सामने वाला हम पे हावी ना हो सके। तो अपना काम करेंगे तो शायद मेरे हिसाब से निडरता दूर होगी, और होनी भी चाहिए। आप 5 साल बीडीसी मेंबर रही, 5 साल प्रधान रही, आप मीटिंग्स में जाती होंगी, बैठती होंगी। रबर स्टैम्प की जो छवि थी पंचायतों में 50% आरक्षण के बाद, वो कितना धूमिल होती, कितना मिटती आपको नजर आ रही है? आजादी के बाद से हम आज वो कर रहे हैं तो काफी हद तक हमारा ये जो है रबर स्टैम्प काफी हद तक दूर हो चुका है, और आगे भविष्य में उम्मीद भी है कि और अच्छा आगे होगा। हमें भगवान ने चाहा तो सांसद उसमें भी महिलाएं जाएंगी, ये मेरा मानना है, और जाना भी चाहिए, क्योंकि हर जगह पुरुष प्रधान देश जरूर है, लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि पुरुष प्रधान देश है। महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के जा रही है। जी, आपके अनुभव होंगे मीटिंग्स के कुछ कि कभी आपने पति बैठा हो मीटिंग में, आपने उठा के पत्नी को बैठाया हो, ऐसे कुछ अनुभव अगर आप शेयर करेंगी? और कई बार हमारी मीटिंगें होती थी जिसमें डीएम साहब भी बैठे रहते थे, एसडीएम साहब रहते थे, सिटी मजिस्ट्रेट रहते थे, सभी लोग, जनप्रतिनिधि भी और सारे विभागों के अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख, बीडीओ, हमारी सभी रहती थी वहाँ पे। तो कई पुरुष ऐसे होते थे कि जो आके वहाँ पे मीटिंग में बैठ जाते थे कि मेरी महिला प्रधान है और मैं इसका नेतृत्व करूंगा। तो कई बार हम लोगों ने उन्हें बाहर किया। हमने कहा जब तक ये बाहर नहीं जाएंगे तो हम सदन में कोई बैठक नहीं करेंगे और कोई प्रस्ताव यहाँ पे पास नहीं होगा। तो तुरंत ही प्रमुख जी के माध्यम से और खंड विकास अधिकारी के माध्यम से हम लोगों ने बाहर कराते थे, तभी हम मीटिंग आगे संचालन करता था। तो वो महिला प्रधान वहाँ पर आकर बैठती थी? नहीं, पुरुष आ जाता था, फिर अगली मीटिंग में फिर महिला अगली मीटिंग में। जी जी। तो शोभा जी, आप हीरानगर क्षेत्र से रही हैं, पार्षद रही हैं 2 बार। नगर निगम की क्या स्थिति है वहाँ पर? कितनी महिलाएं का प्रतिशत होता था वहाँ पर, और उनकी क्या स्थिति थी? क्या वहाँ पर भी उनके पति लोग बैठते थे? हमारे यहाँ भी ऐसे ही था कि पति आते थे, पति बैठते थे। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमें स्टूडियो में बुलाया, और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जी आपका। और दूसरा ये है, जब हम अपने नगर निकाय में जब हम जाते थे कि वहाँ भी ऐसे ही होता था कि कुर्सी में पति बैठ जाते थे और पत्नी पीछे से खड़ी रहती थी, और वो हर चीज और लिखते थे। पत्नी शायद पढ़ी लिखी ना हो तो वो पीछे से अंगूठा छापती या कोई जो भी था। तो हम लोग यही करते थे कि पहले महिला हमारे पास बैठेंगी और पुरुष सब पीछे खड़े रहेंगे। तो ऐसे ही होता था। अच्छा, महिलाएं ज्यादातर ये होता था कि पुरुष अपनी कुर्सी पे बैठे, महिला पीछे खड़ी हो रही है। बिल्कुल। तो जो मीटिंग लेते थे अधिकारी लोग, वो कुछ भी नहीं बोलते थे, आपत्ति कोई नहीं जताते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। हम लोग जितने मेंबर्स थे, पार्षद थे, हम लड़ाई करते थे। फिर उसके बाद हम लोग फिर उन्हें बैठालते थे, उनकी वाइफ को, और वो पीछे हो जाते थे। हम बहुत लड़ाई लड़ते थे। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो भी कार्यकाल हमारा रहता था, हम कहीं भी, चाहे महिलाओं की परेशानियां, ज्यादातर महिलाओं की परेशानियां होती थी हमारे वार्ड में, तो हम हर वार्ड में जाते थे और उनकी परेशानियां सुनते थे।
चाहे विधवा हैं, वृद्धा हैं, विकलांग हैं, उनकी परेशानियां सुन के उनकी पेंशनें लगाना और उनको जो भी मदद होती थी उनको मदद करते थे हमारे नगर निगम क्षेत्र से। चाहे सड़कों का हो, चाहे किसी चीज का भी काम हो, हम लगातार वो काम करते थे। बिल्कुल। तो एक बहुत लंबी यात्रा तय की है दीदी। क्यों महिलाएं पीछे बैठा करती थी, खड़ी हुआ करती थी। आज एटलीस्ट पतियों को अब अंदर नहीं आने देते मीटिंग में। भले वो महिला को ज्यादा जानकारी ना हो, लेकिन वो बैठेगी। जब वो बैठेगी तभी वो सीखेगी। वो सीखेगी। हाँ जी। तो दीदी आपका क्या कहना है, जब वो बैठेगी तभी वो सीखेगी या फिर घर से मतलब जन्मजात तो कोई नहीं से होता है। देखिए जैसे अभी जया कर्नाटक ने बताया कि कुछ तो फैमिली का भी होता है बैकग्राउंड। देखिए ऐसे जैसे उनके पिताजी रहे ऐसे हमारे पिताजी भी रहे, है ना। तो कुछ तो हम सीखते हैं और कुछ हमें अपने अंदर भी ऐसी क्वालिटी लानी पड़ेगी, एक हिम्मत लानी पड़ेगी कि हम सही और गलत की पहचान कर सकें, है ना। अपने को सबसे पहले कमतर आंकना बंद करें। और देखिए आप पहली बार गलती करोगे, दूसरी बार बार तो नहीं करोगे ना। जब गलती करोगे तभी आप सीखोगे। तो मेरी सभी बहनों से ये रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आज भी मैं बिल्कुल इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। 2-4 महिलाएं आज अगर हल्द्वानी विकास खंड में हमारे अपने कार्यकाल में देखें तो अगर 50% आरक्षण, 84 सीटें हैं, 84 प्रधान हुए, 84 में से 50% आरक्षण मिल गया, ठीक। तो 50% का मतलब हो गया 42 महिलाएं, ठीक। लेकिन 42 और 2-4 हमारी जैसी बेशरम महिलाएं जो जनरल सीट पर लड़के जा रही है वहाँ, है ना। क्या बात है। उसके बाद हाँ, हम तो जनरल सीट पर लड़के चले गए। अच्छा। हमसे कहा गया तुम्हारी सीट नहीं है, तुम्हारी सीट कहाँ से आई। अच्छा, ये सब भी सुनना पड़ता था। अरे उन्होंने कहा आदमियों की आ रही, उसमें भी लड़ी है औरत, इसको शर्म नहीं आ रही है। और उसमें भी तो ये भी मतलब जो पग पग पर महिला को परेशानी का सामना तो करना पड़ता है अगर पॉलिटिक्स में आप जाओ, लेकिन उस महिला पर डिपेंड करता है कि उनकी बातों पर हम कितना, उनकी बातों को कितना अहमियत दे रहे हैं। देखिए सब तो कहते नहीं है, टॉर्चर करने वाले होते हैं समाज में कि भैया तुम जनरल सीट में क्यों लड़ो। अरे लड़ो यार, आपकी भी है हमारी भी है, हम भी लड़े, आप भी लड़े। तो मतलब ये है कि देश में महिला आरक्षण को छोड़कर इतनी सशक्त हो जाए कि वो जनरल में आ जाए। जनरल वो कह रहे हैं पुरुषों की सीट है, उन्हें इतना ज्ञान नहीं होता है कि ये पुरुष सीट नहीं है, सामान्य सीट है। इसमें महिला भी लड़ सकती है, पुरुष भी लड़ सकता है, SC भी लड़ सकता है, ST भी लड़ सकता है, OBC भी लड़ सकता है। तो जनरल मीन्स ये है ना। तो ये पग पग पर ये जो हमें सुनने को मिलता है, तो वो लेकिन उसके बाद भी हमने अपने कार्यकाल में इतने साल तक हम रहे, हमने देखा कि 5-6 महिलाओं से 7वीं महिला आपको बोलने वाली नहीं मिलेगी वहाँ सदन में। वो आएंगी, वो जैसे इन्होंने बताया कि हमने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन उनमें इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर भी नहीं आया कि हम अपनी बात को रखें। मेरे वहाँ क्या दिक्कत है, बस वो आएंगी, बैठी रहेंगी बेचारी, 3-4 घंटे 5 घंटे मीटिंग चलेगी। उसके बाद उन्होंने जो अपने पर्चे हुए प्रमुख जी को पकड़ा दिए कि हमारी ये योजनाएं हैं, इसमें काम करना है। और योजनाएं क्या है, मुझे तो ये लगता है कि सिर्फ उनके पति लोग जो है वो योजनाओं का नाम लिख के देते हैं, एप्लीकेशन लिख के देते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता है कि ये कहाँ की योजना है, ये कहाँ काम करना है। मतलब महिला को इतना जागरूक होना चाहिए कि मेरे गांव में अगर एक पुलिया बनी है तो किसके घर के आगे बनी है, किसके खेत पे बनी है, ये महिलाओं को बिल्कुल मालूम होना चाहिए। और ऐसी कंडीशंस, कई पुरुष तो ऐसा करते हैं कि वो बैंक वालों से सेटिंग होती है और जब स्टार्टिंग में खाता खुलता है तो अपना साइन मार दिया वहां पे। उनको ये मालूम नहीं है कि कितना पैसा निकालना है और कितना पैसा मिले। मेरे वित्त में मेरे 2 वित्त के खाते हैं, एक राज्य वित्त, एक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का वित्त होता है, 13वां वित्त, 14वां वित्त, 15वां वित्त चलेगा। तो महिलाओं को मालूम नहीं है कि ये वित्त आयोग क्या है, इसमें किस हिसाब से पैसा आता है। राज्य और अगर हम निर्माण कार्य, सपोज करिए हमने 2 रोड बना दी, एक हमने राज्य वित्त से बना दी, एक हमने केंद्रीय वित्त से बना दी। अब मेरी केंद्रीय वित्त वाली कौन सी है, मेरी राज्य वित्त वाली कौन सी है? ना तो मैंने चेक काटे हैं, ना मैंने मीटिंग में सेक्रेटरी से डिस्कस किया है, ना मैंने लोगों से डिस्कस किया। तो क्या रहेगा, उस महिला को, वो महिला बिल्कुल अननोन होती है, तो उस महिला को बिल्कुल भी मालूम नहीं होता है कि मैंने क्या करना है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, मैं कई बार हमारी पंचायत का, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमारा 73वां संविधान संशोधन, 74वां
संविधान संशोधन, उसकी मीटिंगें होती हैं। तो मीटिंगों में क्या होता है, उनका 100 रुपया मिल रहा है और 100 रुपया पर डे मिलना है, खाना मिलना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कोई 3 दिन के इकट्ठे साइन करवा लेगा लास्ट दिन सर्टिफिकेट, उनके आदमी वहाँ से ले आएंगे, इसका आदमी सुनाएगा। तो महिलाएं जब वो ट्रेनिंग का अर्थ ये है कि आपको पूरी आपके डिपार्टमेंट जिससे आप रिलेटेड हो उसके बारे में आपको पूरी जानकारियां उससे मिल रही हैं। जी, जी, अब जी। उसी मीटिंग को आप अटेंड नहीं कर रहे हो तो आप सीखोगे कहाँ से? अच्छा, अब पंचायतों की बैठक होती है, प्रधानी बिचारी कभी आई नहीं आई, उनका उसका स्वास्थ्य खराब है, पेट खराब हो रहा जरा। पुरुष लोग ये, हमने ये मीटिंगें देखी हैं क्योंकि मैंने एक एनजीओ चलाया है, उसमें मैंने कई गांव में ये पेयजल मिशन पर वर्क किया। तो उसमें क्या होता था कि हमारी प्रधान हमारे उसमें वो अध्यक्ष होते थे उस सोसाइटी के स्वजल से। तो स्वैप योजना के अंतर्गत तो हमने कई जगह जब मीटिंग लेने जाती थी, मैं अपनी संस्था की अध्यक्ष होने के नाते जी। तो मैं खुद जाती हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये सीखा है कि, और मैं आज यहाँ पर आप ये वैसे नहीं कह रही हूँ, रियल में कह रही हूँ अपने अंदर की बात से, चाहे आप लोगों से पता भी करें कि मेरे पति को मालूम नहीं होगा मेरी पत्नी ने मेरे गांव में कितने विकास कार्य किए, उन्हें पता ही नहीं है। इसने करा या विधायक से आया या सांसद से आया या वित्त आयोग से, उन्हें कुछ पता नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है ना। तो हमने खुद किया और स्टार्टिंग से जब हम शुरू में प्रधान बने तो हमारे संग भी ऐसा हुआ। जैसे आपने कहा क्या परेशानियां होती हैं, बहुत परेशानियां होती हैं। तो हमने, मेरा देवलचौड़ स्कूल मेरे अंडर में आता है, तो उसमें सबसे पहले उस समय पर 70,000 रुपया एक उसमें आया विद्यालय है ना, सर्व शिक्षा अभियान के तहत 70,000 रुपया आया। तो मैं नई प्रधान थी तो मैंने फर्स्ट क्लास बनाना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे अंदर तो था कि मैं कुछ करूं। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने लगते लगते उसमें 90,000 हो गए मैम, 2003 की बात बता रही हूँ। अच्छा, मतलब आपने 70,000 का आया था बजट, आपने 90,000 लगा दिया। ऐसा ना देखिए, वो बजट तो शिक्षा विभाग में आ ही रहा, मैं तो सामान लेते गई ना दुकान से। बिल्कुल। तो जब सामान लेते गई तो 90,000 का आ गया। अब इतना आइडिया नहीं था कि जब ग्रिल बनती है उसका वेट कम हो, है ना। तो जो चीज 50 किलो की बन सकती है वो जब मैं 90 किलो या 1 क्विंटल की खिड़की बना दूंगी तो बजट ऊपर जाना ही जाना है। तो जब हमने वो बनाया तो 90,000 लग गए। और मैं अपने परिवार का बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे पति ने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि तूने घर का पैसा क्यों बाहर लगाया, ठीक है। और पता भी नहीं है उनको मेरी औरत ने लगाया नहीं लगाया, सीधी सी बात है। इतना मतलब हमारे परिवार से हमको सपोर्ट है। तो जब फिर उसके बाद हम उसका ऑडिट हुआ, ऑडिट करने के लिए पहुंचे तो टीचर जाती है मोस्टली, जो अध्यक्ष वो गई, वहाँ की सचिव वो होती थी, हम अध्यक्ष होते थे। तो जब वहाँ गई तो उन्होंने 3 बार उसको, जो सीए का ऑडिट होता है उसमें वो एक लाल पेन लगती है, एक खाली पेंसिल लगती है, अलग अलग लगती है उसमें। अच्छा। तो 2-3 बार ऑडिट होता है उसका। तो ऑडिट करने गई, वो रोज हमारी फाइल वापस कर दे। अब हमने तो सीखा ही नहीं था ना भ्रष्टाचार। तो ये भी हमें सीखना पड़ता है पॉलिटिक्स में कि भ्रष्टाचार क्या है। देखिए आप हर आदमी देखिए, एई है, जेई है, या ऊपर से भी अधिकारी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भी अधिकारी बैठे हैं, या जो पेंशन लगाने वाले कहाँ से आते हैं, जो भी आते हैं, वो सबको पैसा गवर्नमेंट पे कर रही है ना। उसके बाद वो क्या सोचते हैं कि 70,000 का है तो 10,000 हमको दे दें, यानी कि 60,000 में हम 15% तो ब्लॉक में ही कटता है कमीशन। तो जो घोषित है, मतलब 15% लेते ही है, जो देने वाले देते हैं, हमने तो नहीं दिया। जो 10,000 रुपये उनको देना है, अगर हम उनको मैम देंगे तो आप बताइए कैसे हम क्वालिटी दे पाएंगे। बिल्कुल। हमने तो 90,000 में क्वालिटी दी ना उनको। बिल्कुल अच्छी दी हो, बरसों तक अजर अम्मा रहेगी वो चीज। बिल्कुल। और ये बहुत ही आदर्श स्थिति थी। तो फिर जब मैंने उनसे ये कहा, उसने कहा भाभी, वो बेचारी भी मुझे डरे, प्रधान हमारे इधर की थी, भाभी कहती थी मुझसे, उन्होंने कहा वहाँ तो मेरे तो फाइल में कर ही नहीं रहा, उन्हें तो पता होगा देते हैं क्योंकि पहले वाले भी देते आए होंगे। तो फिर मैंने कहा कौन नहीं कर रहा यार, चलो मैं चल रही। मैं गई वहाँ ऑडिट कराने। जब मैं वहाँ ऑडिट कराने गई तो वहाँ पे वो जो ऑडिट करने वाले पता नहीं कहाँ से आए थे, तो उन्होंने कहा ये काम ऐसे नहीं होता है, ये ऑडिट ऐसे नहीं होगा, ऐसे रजिस्टर को यूँ, ये अपने मेरा जीवन का अनुभव है मैम, तो ऐसे यूँ फेंका कि यहाँ ये नहीं होगा। मैं तो तू ही दुर्गा, तू ही काली, और तू ही सरस्वती, तू ही चंडी, तू ही ज्वाला। वहाँ तो फिर सारे रूप में नारी तू नारायणी, जी नारायणी भी है, चंडी भी है, ज्वाला भी है, सब कुछ उसमें है ना। तो जब हम कोई अच्छे काम को करते हैं
और ये शिद्दत के साथ करते हैं। उसमें अगर कोई आपको ऐसी राह फिर दिखाए तो फिर वहां पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा बताइए ये ऑडिट कहाँ होगा। मैंने रजिस्टर पकड़ा, मैंने कहा बताइए ना कहाँ करना है ऑडिट। मैंने कहा या तो स्कूल के कमरे में चलो, वहाँ ऑडिट देखो, आप देखो ना उसको, क्योंकि JEE ने तो सब कर दिया MB। और या फिर आप नैनीताल जाना है या देहरादून जाना है या दिल्ली जाना है, कहाँ जाना है बताइए मुझे, जहाँ जाके आप ऑडिट करना चाहो वहाँ कर सकते हो। वो मैंने इसलिए किया मैम, क्योंकि मुझे आत्मविश्वास था कि 70,000 की जो पेमेंट आया उसमें मैंने 90,000 लगाया अगर है तो वो काम इतना अच्छा होगा। मुझे पूरा विश्वास था ना, कुछ हमें भी तो होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस था वो। हाँ, मुझे ये था कि बिल्कुल आत्मविश्वास था कि ये है। तो ऐसा करके तब उसने फिर लगाई पेंशन बिना पैसे की। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं को ईमानदार भी रहना होगा, ईमानदार रहना पड़ेगा। ईमानदारी किससे काम होंगे पंचायत में, अगर महिला करेगी तो ज्यादा ईमानदारी से काम होगा। तो इसी क्रम में ये कहना चाहूंगी, क्योंकि हमारी जो बहनें हैं अभी भी जो प्रधान वगैरह हैं, हमने उनसे परसों मेरी एक महिला से बात हुई। मैंने कहा बहन कैसा चल रहा, प्रधानचारी कैसी चल रही है? तो दीदी ठीक चल रही है। मैंने कहा क्या क्या काम हो रहे हैं? उसने कहा दीदी मेरे को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मैंने तो उनको प्रधान जी तो वही ठहरे यार, दीदी महिला सीट आ गई इसलिए हम लड़ गए। तो आपने जो स्थिति बताई तो इसका मतलब ये है कि अगर जैसे 42 यहाँ पर महिला प्रधान हैं तो उसमें से कितनी ऐसी हैं जो आप जैसे लोग हैं, जो एक तो जनरल पदों पे आई हैं या जनरल पदों में नहीं भी आई हैं तो वो सशक्त हैं, जो मुखर हैं, जो बोलती हैं मीटिंग्स में? केवल 10%। कितना होंगी? केवल 10%। 10%। नहीं 10% तो है, 10% हल्का फुल्का भी बोलती है। तो अगर आज हमें इस तरह की एक थीम अगर हम मिली है कि महिला नेतृत्व, तो अगर ईमानदारी से कहें तो अभी हमें बहुत आगे चलना है, अभी बहुत मील हमें सफर तय करना है, बहुत लंबा सफर। और उसके लिए क्या कोशिशें होंगी, मैं इसके बाद उस प्रश्न पर आप पर आऊंगी। तो आप सोचें कि क्या हम कर सकते हैं। तो मैं माया जी का भी नंबर नहीं आया, बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। माया तिवारी जी हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। माया जी हरिनगर कुसुमखेड़ा से प्रधान संगठन की उपाध्यक्ष भी रही हैं और वहां से BDC मेंबर रही हैं 5 साल ग्राम प्रधान रही हैं। माया जी गृहिणी होंगी आप भी, हर महिला गृहिणी होती है। पति के कहने पर आपने इलेक्शन लड़ा था, ईमानदारी से बताइए शुरुआत कैसे हुई थी? थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ पे बुलाया और अपनी बात कहने का मौका दिया आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में। मेन बात यह कि मेरे घर का कोई बैकग्राउंड नहीं था राजनीति का। मेरे ससुर जी थे कट्टर कांग्रेसी रहे हों ND तिवाड़ी जी के टाइम के, पर मेरे घर में कोई भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि मतलब मुझे, और वैसे हमारे गाँव के ग्राम सभा के लोग कहते थे कि आप खड़े होइए, तो मेरे हस्बैंड के ही कहने में खड़े हुई हूँ। और मुझे आज गर्व है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा मौका दिया। उनको आज तक ये पता नहीं होगा कि मैंने क्या काम करा, जैसे अभी दीदी कह रही थी वही हाल हमारे वहाँ भी था। कभी मेरे हस्बैंड ने ये नहीं पूछा तुम्हें कहाँ जाना है, क्या करना है। उन्होंने कहा अगर खड़ा करा है तुमको मैंने, पर करना काम तुमको करना पड़ेगा। मैं कभी भी इस चीज में मतलब कभी अगर कोई मतलब इमरजेंसी भी होती, क्योंकि महिलाओं का सबसे पहले घरेलू होता है, छोटे तब मेरे बच्चे भी छोटे थे। हाँ, तो कभी ऐसा होता था कि अंदर सब्जी जल रही होती थी और बाहर लोग होते थे, वो कहते थे ना बंद कर लो सब्जी को और पहले बात करो। क्या बात तो हाँ, क्या तो बात मेरे हस्बैंड, आपके हस्बैंड के लिए तालियां होनी चाहिए। मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट करा मुझे, मतलब मेरे मतलब राजनीति में आने में। और वैसे मतलब बताऊं, मुझे राजनीति का एक बिल्कुल भी शौक नहीं था। मेरी समाज सेवा का मुझे बहुत शौक है, बचपन से ही था। और कई मतलब अपने वहाँ पर भी गांव में भी हमारा अच्छा परिवार, काफी सम्रांत परिवार है, पर मैंने हमेशा सपोर्ट करा लोगों को, गरीबों को। कई ऐसे बेचारे जिनके पास बहुत आर्थिक स्थिति खराब थी, मैं पहले से मुझे समाज सेवा का बहुत शौक था। जी जी मैडम, ये एक बात आज मैं ये आपके माध्यम, ये दूरसंचार के माध्यम से कहना चाहूंगी कि बिना आपको ना राजनीति में आए आप समाज सेवा कभी कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज है, मैंने ये आजमाया और देखा। आज हम पद में नहीं है तो जो वैल्यू एक पद की होती है ना, वो किसी भी चीज की नहीं होती है। ये कड़वा सत्य मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आपने समाज सेवा करनी है तो राजनीति बहुत जरूरी है। और ये जरूरी नहीं कि हम राजनीति में आए तो फिर हम लालच करें या हम हर समय अपने उसकी सोचें। अगर एक महिला के बराबर शायद ही महिलाएं जितनी ईमानदारी से काम करती होंगी उतना अब पुरुष ये नहीं कह सकती हूँ, सब पुरुष भी एक से नहीं होते हैं। पर मैं जरूर कहूंगी कि महिलाएं जितना ईमानदारी से काम करती हैं उतना पुरुष शायद नहीं करते होंगे। आपने राजनीति और समाज सेवा को बिल्कुल अलग अलग छोरों पे रख दिया। ये आज की विडंबना है, नहीं तो समाज सेवा राजनीति का पर्याय हुआ करती थी।
राजनीति मतलब समाज सेवा, एक ही हुए थे, लेकिन राजनीति इतनी बदनाम हो गई, इतनी दाव पेच तमाम चले कि ऐसा लगने लगा कि समाज सेवा एक अलग चीज है और राजनीति एक अलग चीज है। जबकि अगर हम शुरुआती राजनेताओं को देखें तो वो समाज सेवा के ही हुआ करते थे। तो दीदी, सबसे पहले आप जब ग्राम प्रधान पहली बार बनी, मीटिंग में पहली बार गई होंगी, वो तब की जो माया थी और आज की जो माया है, वो कितना अंतर आप पाते हैं उसमें? अब पता नहीं, ये तो मेरी बहनें सामने बैठी हैं, वो बताएंगी। पर आप खुद के अंदर कितना बदलाव, कितना कॉन्फिडेंस आप मानती हैं अपने अंदर? बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस। और मैं देखती भी हूँ, हम भी प्रधान में रहे, हमने बीडीसी मेंबर रहे, तो हमने देखा कि हमारे साथ की महिलाएं जो थी उनके पति आते थे। तो इसमें भी एक पति का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वो महिला को खड़े कर रहा है तो उसका ये भी फर्ज बनता है कि महिला को जाए, कहे। अब वो खुद आगे बढ़ जाएगा तो महिला बेचारी फिर डर के, महिलाओं के लिए होती तो है थोड़ा झिझक और एक वो तो रहता ही है हर कोई महिला में, शायद हम भी ऐसे ही होंगे उस वक्त। तो धीरे धीरे जब हम आए, हर मीटिंग अटेंड करी, तो हमें एक कॉन्फिडेंस बढ़ते गया हमारा ना। बिल्कुल। हाँ, तो मैं मतलब अच्छा, ये सब आपको घर का तमाम सारे काम करने के बाद करना होता होगा, तो आपको क्या महसूस हुआ कि रसोई से जो मुक्त है ना महिला की, अगर रसोई से आप फ्री होती तो कितना और ज्यादा बेहतर आप करती समाज के लिए? ये तो महिलाओं के लिए जरा ये तो थोड़ा बहुत रसोई और वो दोनों को एडजस्ट कर पाना, और खासकर क्योंकि हमारे बच्चे तो थोड़ा बड़े हो गए थे, जिनके छोटे बच्चे हैं उन महिलाओं के लिए थोड़ा वो मुश्किलें तो हैं। पर अगर हाँ आप में जज्बा है, आप करना चाहते हैं तो हाँ सब कुछ कर सकते हो। महिला में मतलब एक वो होना चाहिए कि करने की मतलब अपनी बिल्कुल अपने अंदर एक लगन होनी चाहिए कि हमें बदलना है, मतलब हम तो अगर हम कर सकते हैं उसके लिए बहुत ऑप्शन है। जब हम कर रहे हैं तो फिर कितनी ये चीजें सब, पर महिलाओं को अगर आगे बढ़ने की ललक जिस महिला के उसमें होगी, कई ऐसी महिलाएं थी जो ग्राम सभा में प्रधान बन के आई, कुछ नहीं जानती थी, आज इतनी मतलब एक्टिव हैं, सब वो हैं। मैं जया जी के पास आना चाहूंगी क्योंकि जया जी ने कहा कि पद हो ना हो हम तो अपना काम करवा लेते हैं, जनता का काम करवा लेते हैं ना। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका जितना मुखर, तो ये तो आदर्श स्थिति है कि आप हैं, भागीरथी दीदी हैं, आप सब लोग हैं। आपने कहा कि अभी केवल 10% महिलाएं ही ऐसी हैं पंचायतों में भी, 50% आरक्षण के बावजूद, और वो भी इतना अरसा हो गया, 1 दशक शायद हो गया होगा बदले हुए या आरक्षण मिले हुए। अभी तक केवल 10% ही मुखर हो पाई हैं, जो अपना लड़ रही हैं, बात कर रही हैं, राजनीति को समझ रही हैं, सामाजिक मुद्दों को समझ रही हैं। बाकी की जो 30-40 जो महिलाएं हैं फीसद, वो कब होंगी, उसके लिए क्या कोशिशें हमें करनी है? क्या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं जब आप लोग ग्राम प्रधान बनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो ट्रेनिंग किस तरह की होती हैं? क्या उन ट्रेनिंगों में कोई सुधार करने की जरूरत है? हाँ, उनमें पूरी जानकारी दी जाती है महिलाओं को, उनके पूरे अधिकार में समझाया जाता है पंचायत के। तो महिलाओं को सबसे पहले उन ट्रेनिंगों का पूरा हिस्सा होना चाहिए, इससे भाग लेना चाहिए और उसमें बढ़ चढ़ के अपना काम करें और उसे शालीनता के साथ सुने। तो मैं सोचती हूँ किसी महिला को जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम जो आज 10% है कि वो 50 में ना आए। महिलाएं जा ही नहीं पाती ट्रेनिंग में। और दूसरा क्या होता है कि उनके पति कह देते हैं कि यार राजनीति बहुत गंदी चीज है, भाई राजनीति में ऐसा होता है, ये होता है, मतलब कुछ तो गंदा है ही, कुछ उनके पति बना देते हैं गंदा, कुछ महिलाओं की सोच गंदी बना देती है। तो जब हम ये सब चीजों को त्याग करेंगे तो भी हम समझ पाएंगे कि समाज कितना आगे है और कितना आगे ये जा सकता है। और ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है, और ट्रेनिंग में पंचायत प्रतिनिधियों को इसमें भाग लेना चाहिए महिलाओं को, और शांतिपूर्वक तरीके से अपना पूरा अधिकारों को सुनना चाहिए। किस तरह से कौन सा एक्ट है, कौन से उसमें हम कौन सा काम कर सकता है, 12वां वित्त है या 14वां वित्त है, उसके पूरे हमें नॉर्म से मालूम होने चाहिए, तभी हम उसे कर पाएंगे। कितनी ट्रेनिंग्स होती हैं, कितने लेवल पर होती हैं? सबसे पहले तो नहीं, जैसे पंचायत का हमारा 1 साल का कार्यकाल लगभग खत्म होने को होता है, उसके बाद ही वैसे तो ट्रेनिंग शुरू में हो जानी चाहिए। नहीं, शुरू में हो जाती, 6 महीने या साल भर भी जाता है ना, ऐसी टाइम होता है। तो जैसे क्या होता है, बहुत से लोगों को टाइम लग जाता है, जितना वो ट्रेनिंग आती, जब तक वो आधा समय उनका निकल जा चुका होता है तो उन्हें समझ नहीं होती है। तो इसलिए पहले शुरू में ट्रेनिंग हो जाए तो मैं सोचती हूँ जनप्रतिनिधि हम जो आज 10% है, 50% महिलाएं आगे जाएंगी, इतना पूरा विश्वास। जी। भागीरथी दीदी, आपको क्या लगता है कि और क्या बेहतर करने की जरूरत है कि हर महिला मुखर बने? एक तो ट्रेनिंग आपका वक्त पे हो और समय समय पे ज्यादा ट्रेनिंग्स हों, दूसरा है कि ट्रेनिंग्स तक महिलाओं को लाया जाए, महिलाएं ध्यान से सुने, वहां तक आए, और क्या हो सकता है कि हम महिलाओं को मुखर बना पाएं? जैसा कि हमने कहा कि ट्रेनिंग होती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो भी जिस भी डिपार्टमेंट को हमारा ग्रामीण विकास विभाग ये देता है या हमारे जिला विकास से योजना ग्राम विकास से ही आती हैं मोस्टली ट्रेनिंगें जो होती हैं, तो मेरा ये मानना है कि उन मीटिंगों में हर जनप्रतिनिधि की भागीदारी एक तो अवश्य हो, और दूसरा
जिनकी वहाँ ड्यूटीज लगी हैं वो भी ऐसे होते हैं ना, वो भी तो 100 रुपये पकड़ा देते हैं उनको, क्यों पकड़ा रहे हो भैया? अरे नहीं, और ये भी और सर्टिफिकेट भी फर्जी तरीके से दे देते हैं, नहीं आएंगी पहले सर्टिफिकेट दे देते हैं लोग। दूसरा ये होना चाहिए कि जो ट्रेनिंग नहीं लेगा तो उसके लिए कोई ऐसा मापदंड भी होना चाहिए कि आप जनप्रतिनिधि हैं तो ये आपको जरूरी ही लेनी है, कंपलसरी होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और नहीं, अगर एक ट्रेनिंग में नहीं आ रहा दोबारा ट्रेनिंग हो, और अगर 6 घंटे की ट्रेनिंग है तो 6 घंटे की चलनी चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज हो गई, उन्हें कहा ये आ गया वो आ गया खत्म। भैया वो 74वां संविधान संशोधन है क्या? कई जनप्रतिनिधियों को ये मालूम नहीं होता है कि पंचायत की हमारी कमेटियां कितनी होती हैं। भाई एक पंचायत को, जैसे हमारे मेंबर्स होते हैं वार्ड मेंबर्स, कौन कौन सी कमेटियां होती हैं, उस कमेटी का अध्यक्ष निर्माण का कौन है, शिक्षा का कौन है, जैसे शिक्षा का उप प्रधान हो गया, निर्माण का प्रशासनिक का प्रधान होता है खुद, तो इस तरह से स्वास्थ्य का कोई 80 सीट से ले लो या किसी से, तो ये हमारे पेयजल योजना है, तो इसकी हमारी जो ये हमारी समितियां हमारे द्वारा बनाई गई हैं, गवर्नमेंट हमें बनानी पड़ती हैं, वो भी एक ऐसा लग खाना पूर्ति क्यों हो रही है भैया? क्यों आप नहीं उन कमेटियों को बना रहे हो? उस कमेटी को अगर बना रहे हो उसके तहत जो वर्क हो रहे हैं तो वो जो अध्यक्ष है उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि भैया अगर मैं शिक्षा विभाग का हूँ, प्रधान है ना, तो उप प्रधान को पूरी मालूम होनी चाहिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत क्या क्या कार्य हो रहे हैं, क्या हो रहा। अगर हमारा स्कूलों में देखिए हम बन तो गए प्रधान या हम उप प्रधान बन गए, शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी बन गए, लेकिन हमने एक दिन भी मिड डे मील का हमने देखा नहीं कि भैया खाना बनना है, सही बनना है, नहीं बनना है। हमें टीचरों को थोड़ी अच्छा बनना है। जो भी हमारी सरकार द्वारा, हमारी गवर्नमेंट द्वारा जो बच्चों को भोजन का अधिकार दिया गया है ना, तो उसके तहत हमारे बच्चों को भोजन मिले तो हमारी ड्यूटीज है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, आज भी अगर आप सर्वे कर लेंगे 10% से अधिक महिलाओं को जानकारी नहीं होगी कि कमेटियां कौन कौन सी हैं, उनका अध्यक्ष कौन कौन सा है। तो जो ट्रेनिंग है जो दी जा रही है ग्रामीण विकास की तरफ से, ये कंपलसरी हो, और दूसरा उन पर भी डंडा हो जो अधिकारी इन ट्रेनिंगों को लेने आते हैं कि वो बिल्कुल पूरा टाइम उन ट्रेनिंगों का 3 दिन की है तो 3 दिन में उसको डिवाइड करें, आज आप क्या करेंगे, कल आप क्या पढ़ाएंगे, परसों आप क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखता है इंसान। उसमें सबसे पहले ऐसा इंट्रोडक्शन होता है हमारे उसमें, तो एक बॉल के माध्यम से हो, कैसे हम उस ट्रेनिंग को अगर स्टार्ट करते हैं तो उस ट्रेनिंग में अब कहीं जा ही नहीं रहे, उन्हें क्या पता, तो उसमें देखिए ना, एक हमें क्या मिलता है, हमें एक अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है पहले। तो कई लोग पहले फर्स्ट टाइम क्या होता है कि कांपते हैं बोलने में, अपना सिर्फ नाम लेने में, तो वो जो हेजिटेशन है उनके अंदर की, जो उनके अंदर को आत्मविश्वास नहीं है, अगर उसको हमें जगाना है तो हम ऐसे ट्रेनिंगों के माध्यम से उनके आत्मविश्वास को जगा सकते हैं, और तभी तो हम बाहर बात करेंगे। भाई जब मुझे बहुत कुछ आता है, बहुत पढ़ी, हाई लेवल की पढ़ी हुई, अब मैं आपके सामने अपना कोई चीज अंदर आता है मुझे, लेकिन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर नहीं पा रही हूँ, तो उसको कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए ट्रेनिंगों की बहुत अधिक आवश्यकता है, और ट्रेनिंग अगर प्रॉपर होंगी और अधिकारी भी सचेत होंगे, वो प्रधानपति से ना डरें कि यार प्रधानपति हमारी शिकायत कर देगा, इसको बदल दो। अरे मैं सही हूं तो क्यों बदलूं, मेरी कमी क्या है, मुझे बदल दो, चलो ठीक है, लेकिन मैं रीजन भी तो देना पड़ेगा ना कि क्यों मुझे हटाया जा रहा है इस पंचायत से। तो ये अगर सोच के हम चलेंगे तो मेरा मानना है पंचायतों में धीरे करके प्रोग्रेस होगी। अदरवाइज 50% तो 100% तो कुछ होने वाला नहीं है ना। और दूसरा, अभी जो पंचायतों में एजुकेशन का स्लैब रखा गया है वो बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं अभी कहा कि 10th पास होना जरूरी है प्रधान को, ये बहुत बढ़िया चीज है। इसमें आज मैंने कई बार ये देखा कि कई महिलाएं शहरों से आ गई घर पहाड़ों में वापस, क्योंकि जैसे SC सीट आ गई। जनरल सीट में तो ये होता है कि लगभग औरतें पढ़ी लिखी हैं, पुरुष पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ जैसे SC वर्ग है वह है, तो उसमें क्या होता था कि वो बेचारी अंगूठा छाप महिलाएं होती थी, वो प्रधान के सामने जाने में उन्हें शर्म आती थी। और कई और सेक्रेटरी, उन्हें ये पता नहीं होता था कि मेरा ये सेक्रेटरी है ना, तो ये मेरा सहायक के रूप में है। इस सरकार ने एक माध्यम बनाया है कि प्रतिनिधि और
सरकार सेक्रेटरी या कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होगा, एक हमारा जो प्रधान होगा, उनके कंबाइंड से आपका खाता खुल रहा है, पैसा निकल रहा है, योजनाएं हर मीटिंग में बनती हैं। तो महिलाएं जो थी 10th पास एटलीस्ट वो गांव की और लौटी हैं, हाँ लौटी हैं। और लोगों में देखो शिक्षा में भी कहीं ना कहीं एक उछाल आया है कि शिक्षा, लोग ये कह रहे भैया मैं ओपन से पढ़ूं, मैं कहाँ से पढ़ूं, मैं दूरस्थ शिक्षा से पढ़ूं, मैं कैसे पढ़ के, मुझे हाई स्कूल पॉलिटिक्स अगर करना पड़ेगा, बुढ़े पढ़ रहे है ना। तो एजुकेशन और दो बच्चों वाला प्रावधान भी बीच में निकला, फिर भी शायद रोक लगी है उस पर। तो इस पे जया जी आपको क्या लगता है कि ग्राम प्रधान से इन्होंने इस नियम को शुरू किया है, जबकि ऊपर लेवल पर ऐसा कोई नियम नहीं है? नहीं, ऊपर तो कहाँ से इसकी शुरुआत होनी चाहिए? सबसे पहले तो ऊपर लेवल से होनी चाहिए, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो। कोई भी आदर्श अगर आप बनाना चाहते हैं तो बड़े लेवल, पंचायत तो बहुत छोटा है हमारा ना, तो सबसे पहले ऊपर से हो, तो जब ऊपर से सब पूरी सही से हो जाए तो फिर आगे सब हो जाए। क्योंकि जो पंचायत प्रतिनिधि है ना, तो उन्हें कोई ऐसा वो तो मिलता नहीं है, कोई वेतन इस तरह का नहीं है। जो सांसद विधायक उन्हें वेतन मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही है। और जब देखा जाए तो इन लोगों से ज्यादा काम जो है जनप्रतिनिधि पंचायत क्षेत्र में काम कर रही है, बिल्कुल गाँव के अंदर वो है जी। तो ये बात निकल कर आई कि महिलाएं मुखर क्यों नहीं है, उनको क्यों हम कैसे किन माध्यमों से हम उनको मुखर बना सकते हैं। तो एक तो बात आई कि शुरुआत में ट्रेनिंग हो, और ट्रेनिंग में सबको कंपलसरी हो आना, और खाना पूर्ति ना हो कि आए हैं रजिस्टर में नाम करके चले जा रहे हैं तो उनको सर्टिफिकेट ना दें, ये बहुत बड़ी बात है, सर्टिफिकेट ना दें। तो ये बहुत अच्छी बातें निकल के आई है, मुझे लगता है काफी बातें हो चुकी हैं। शोभा जी, आप कुछ अपने अनुभव आपने बहुत ही अच्छा एक साझा किया था कि कुर्सियां में आदमी बैठा रहता था, पीछे से महिलाएं खड़ी रहती थी, तो उस दौर से तो हम आगे निकल आए खैर। लेकिन अभी क्या स्थिति है नगर निगम में, आप रही, किस तरह के अनुभव आपके रहे, कुछ ऐसे अगर आप? पहले तो मैं अपना भी परिचय दूं, क्योंकि मेरी सास भी नेता थी भैया, और ससुर जी भी स्वतंत्रता सेनानी थे, और उन्हें कितनी बार तो जेल गए। सास ने भी बहुत अपनी यातनाएं सही, और जिला अध्यक्ष भी रही हूँ तब, कितने सन में पता नहीं अब, और लगातार काम करते थे। और अब मेरे हस्बैंड भी, और जो नेतृत्व आपको विरासत में मिला? हाँ, विरासत में तो मिला है। तो अपनी ओर से आपको क्या हासिल करना पड़ा उसके लिए? लेकिन मैं तो एक कहते हैं कि घूंघट वाली बहू, क्योंकि इतना काम होता था, हम बाहर नहीं निकल पाते थे, और घर में ही खाना बनाना, वो करना, सभी कुछ हुआ, नेता लोग हुए, परिवार में आना जाना रहता था। लेकिन मेरा था, क्योंकि मेरे पापा भी ग्राम प्रधान थे और राजनीतिक से बहुत ताल्लुकात रखते थे, तो मुझे जुनून था कि मैं भी कुछ करूं और मैं भी आगे बढ़ूं। और जो कि फिर मेरे बच्चे थे, हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो फिर मेरे बच्चों ने कहा नहीं, हमारी मम्मी भी चुनाव लड़ेंगी, और मैं बड़ी खुश हुई, और शायद भी हुई, और शायद अगले की जमानत भी जब्त करी मैंने 2 बार। अच्छा। और उसके बाद हमने जो भी हमारे पास काम आते थे, तो उस काम में हम लगातार खड़े रहते थे, चाहे कोर्ट में जाना हो, चाहे थाने में जाना हो, चाहे हमारे छोटी छोटी वो होते हैं, उनमें कहीं भी जाने में हिचकिचाती नहीं थी मैं। पहली बार की मीटिंग के कुछ किस्से याद हैं आपको नगर निगम में जब आप गए? कब आपने बोलना शुरू किया पहली बार माइक पे, जब आप बोले होंगे? पहली बार जब मैं गई, मैं बहुत घबरा जैसी गई, और मैंने कहा क्या होगा और कैसे बोलूंगी, क्या होगा। तो मैंने अपने बेटे से भी कहा, और मैंने कहा मैं जा तो रही हूँ, मैं क्या बोलूंगी। उन्होंने कहा तुम चुपचाप बैठे रहना, सब जैसे बोलेंगे वैसे ही बोलना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर बाद में तो फिर हम अपने खुद ही बोलने लग गए, और फिर चुप ही नहीं होते थे बोलने से और मेजों को पटपटाते रहते थे। अच्छा। और बहुत ज्यादा, और हर जो भी जेंट्स होते थे उनको हम पीछे कर देते थे। हम कहते थे मातृशक्ति आगे रहेगी, और लगातार हम जो भी हम काम करते थे, हम महिलाओं को आगे करते थे, चाहे वो पढ़ी लिखी हो ना हो, हम सबको आगे लेकर हम बैठ जाते थे, जमीन में बैठ जाते थे। हम कहते हैं हमें कुर्सी ना चाहिए, अब हमको बिल्कुल हम जमीन में बैठ जाएंगे, हमारा काम होना चाहिए। बिल्कुल। मेरे से हमारी बहुत हो जाती थी। जी। तो बहुत अच्छे अनुभव आपने सुनाए। अभी आगे भी हम आप लोगों से बात करते रहेंगे। तो महिला नेतृत्व पर मुझे लगता है काफी बातें हो चुकी हैं। तो भागीरथी बिष्ट, जया कर्नाटक, माया तिवारी और शोभा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतनी सारी बातें साझा करने के लिए। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहने के लिए। हेलो हल्द्वानी रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है। आप इसे सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक 6 घंटा सुन सकते हैं। अपनी कार में सुन सकते हैं और अपने रेडियो में सुन सकते हैं। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।